गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए पिछले क्लास में याद करें, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, मोलालिटी तक की बातों को पढ़ चुके थे। और मोलालिटी में हम क्या देखे थे कि मोलालिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी के लिए हम जो फाइनली एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे वो हमारा यह आ गया था, WA इंटू 1000 बाय MM इंटू WB। यहाँ तक की बातों की चर्चा हम लोग किए हैं, याद कीजिएगा। जहाँ WA क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, WB क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में ले रहे थे। WA मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, WB मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये 1000 तो कांस्टेंट ही है और MM क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। जैसे कि अगर हम बात करें ये मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यह क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 1000, इट मीन्स क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यही बात तो हम ऐसे भी लिख रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और यहाँ तक की बातों से मोलारिटी और यहाँ तक जानने के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन देखे थे, जहाँ हम क्या किए थे कि मोलालिटी को निकालने की बात किए थे, मोलालिटी को निकालने की बात किए थे, याद कीजिए। वहाँ तक की बातें हो चुकी थी। तो अब इसके आगे एक दो जो टर्म है उसे हम लोग जानते हैं पहले। तो इसके आगे एक टर्म हमें जानना होता है, फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी F। फॉर्मलिटी जो है ना, ये वास्तव में भी फॉर्मलिटी ही है। क्या बोलते हैं कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, सिर्फ फॉर्मलिटी पूरा कर रहे हो, इसे वास्तव में है कुछ नहीं, सही में फॉर्मलिटी ही है। वास्तव में क्या होता है कि जब हमारा सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड हो, जब हमारा सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड हो, तो आयनिक कंपाउंड है तो वो तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। और उसके मास को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। इसलिए अगर आयनिक सॉल्यूट हो तो उस केस में मोलारिटी को मोलारिटी ना बोल के क्या बोलना चाहिए, फॉर्मलिटी बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, सभी जगह प्राय क्या करते हैं, मोलारिटी ही यूज करते हैं। हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, जैसे भी आप देखेंगे हम एक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो सभी कॉम्पिटिशन्स में, सभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, जहाँ फॉर्मलिटी टर्म को भी यूज किया है। तो ये फॉर्मलिटी क्या है भैया, तो ये कुछ नहीं है, वास्तव में क्या है, मोलारिटी ही होता है फॉर आयनिक सॉल्यूट, फॉर आयनिक सॉल्यूट। अभी अब हम दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन जितनी भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम है या जितनी भी बोर्ड की एग्जाम्स है, सभी जगह पूछा गया है। कॉम्पिटिशन्स में तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम वगैरह में कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में भी रहा है, जहां ऑब्जेक्टिव की पॉसिबिलिटियां होती हैं। कुछ जगहों पे क्या हुआ कि ऐसा लैंग्वेज में पूछा कि आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आइए इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं which mode of concentration is independent of temperature। which mode of concentration मीन्स इनमें से कंसंट्रेशन का कौन सा मोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो ए में ऑप्शन दिया गया था मोलरिटी, बी में है नॉर्मलिटी, सी में है मोलालिटी और डी में है फॉर्मलिटी, डी में है फॉर्मलिटी। तो जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए, इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा जान रहे हैं, मोलालिटी होगा। क्यों मोलालिटी होगा, पहले हम इसे बताएं, तब दूसरा क्वेश्चन जो लेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे और इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए हमेशा हम बोल रहे हैं रटने की कोई बात नहीं है।
आप कंसेप्ट को देखें, क्योंकि आप देखेंगे दूसरा हम ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे जहां हम मोलालिटी को ऑप्शन लेंगे ही नहीं, तो आप क्या चूज कीजिएगा। इसलिए हर हमेशा आपको कंसेप्ट देखना है कि क्या कंसेप्ट है। जैसे यहां ध्यान दें, यहां आंसर आपका होगा मोलालिटी। क्यों होगा मोलालिटी, तो जरा एक मिनट ध्यान से देखिए। मोलारिटी हो या फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि जो मोलारिटी है वही फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी स्पेशली यूज किया जाता है फॉर आयनिक सॉलिड के लिए। तो मोलारिटी और फॉर्मेलिटी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अगर हम बात करें नॉर्मलिटी तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है भैया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अगर हम बात करें मोलालिटी तो मोलालिटी क्या होता है, यह होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए मोलारिटी और फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मलिटी, इसके इक्वेशन में क्या है भैया, वॉल्यूम टर्म है। वॉल्यूम टर्म किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जबकि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, मास है, यहाँ क्या है, मास है। तो क्या बताइए, मास भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या, मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। और जब मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है तो यहाँ मोलालिटी क्या होगा, तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। क्या बातें समझ में आ गई। तो अब जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए, यहाँ हम हिंट बोलते हैं। इसमें ये टिक करने के बाद हम हिंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हिंट में हम लिख देंगे ताकि जिंदगी भर सारी की सारी बात हम कभी भी देखें तो हमारे दिमाग में ये बातें आ जाए कि ये आंसर क्यों हुआ, और बातें समझ में आ जाएंगी तो आगे का भी आप आराम से इससे लिंक्ड कोई क्वेश्चंस करें तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। हिंट में हम कहते हैं कि सिंस द इक्वेशन ऑफ मोलारिटी, फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मलिटी consist volume term which depend on temperature, while the equation of molality consist only mass term, which is independent of temperature. Which is independent of temperature. एक इसी ढंग का हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से अभी हम नहीं मिटाएंगे, सिर्फ इसे मिटा रहे हैं, ये तो आप समझ लिए हैं और लिख भी लिए होंगे। ठीक, एक मिनट जा ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ले रहे हैं। कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चंस भी है जहाँ इंस्ट्रक्शन जो था वो क्या था कि मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक या एक से अधिक करेक्ट आंसर हो सकता है। अब अगर एक से करेक्ट आंसर है तो हमें सभी को चूज करना है। अब जिसे देखिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्हिच मोड, ऑब्लिक देखिए एस दे दिया, एक होगा तो आप मोड पढ़िए, एक से अधिक है तो मोड्स पढ़ें। व्हिच मोड और मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन इज, ऑब्लिक देखिए आर दे दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए यहां आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है जरा ध्यान दें, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां हम ऑप्शन दे रहे हैं
ध्यान से देख रहे हैं, अगर एक आंसर करेक्ट है तो हम मोड पढ़ेंगे, और अगर एक से अधिक है तो मोड्स पढ़ा जाएगा। एक है तो ईज पढ़ेंगे, एक से अधिक है तो आर पढ़ेंगे। ठीक, इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, ए में हम लिखते हैं मोलरिटी, बी में लिखते हैं मास परसेंट, लैंग्वेज में लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सिंबल तभी यूज करेगा जब सब सिंबल के फॉर्मेट में रहेगा। ऐसे प्राय स्ट्रिंग की बात करता है या जो लैंग्वेज दिया रहे वैसा देखेंगे। मोलरिटी, बी में हमारा क्या है मास परसेंट, सी में हम बात करते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, और डी में हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो अब आप बताएं इसमें कौन कौन सा होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें हमारा 2 आंसर करेक्ट है। सॉरी, हम मोलरिटी लिख दिए हैं, मोलेरिटी, रीटी कर रहे हैं, सॉरी, मोलेरिटी। देखिए ये हमारा मोलरिटी है, इसमें तो वॉल्यूम टर्म है, ये हमारा ग्राम पर लीटर है, इसमें भी वॉल्यूम टर्म है, और जिसमें वॉल्यूम टर्म है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जबकि ये देख रहे हैं मास परसेंट, यहाँ केवल मास होगा। ये देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, यहाँ केवल क्या होगा मोल की बात होगी। इस यहाँ कोई वॉल्यूम टर्म तो है ही नहीं, और वॉल्यूम टर्म जब है ही नहीं तो ये बिल्कुल क्या होगा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। इट मीन्स यहाँ आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो एक मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा मास परसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि विच मोड और मोड्स ऑफ कंसंट्रेशन इज ऑब्लिक देखिए आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है मास परसेंट, और दूसरा क्या है मोल फ्रैक्शन। चलिए अब आप इसे लिख लें, जल्दी से इसे नोट करिए। तो हो गया, आइए इसके आगे की बात हम लोग करें। एक इसके आगे एक टर्म है हमारा, जो टर्म यहाँ आया भी है मोल फ्रैक्शन। आखिर ये मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए ना बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। मोल फ्रैक्शन, सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जैसे ही आप परसेंटेज देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं 100 में, उसी ढंग से जैसे ही आप डिग्री या फ्रैक्शन देखिए तुरंत समझ जाइए 1 में। डिग्री या फ्रैक्शन देखिए तो तुरंत समझ जाइए 1 में। जैसे क्या है मिक्सचर है और 2 पार्ट उसमें मिला है, ए है और बी है। ए का x ग्राम है और बी का क्या है y ग्राम है। इसका x ग्राम है और इसका y ग्राम है। तो मिक्सचर हमारा जो है इसमें क्या है a है और b है। एक का x ग्राम है, दूसरे का क्या है y ग्राम है। तो इस मिक्सचर का मास क्या हो जाएगा x प्लस y ग्राम हो जाएगा। जैसे हमारी बात होती है परसेंटेज में, तो हम बात करते हैं 100 में। अगर मान लिया जाए मिक्सचर 100 ग्राम होता तो उसमें a का जितना ग्राम होता वो क्या होता है a का परसेंटेज होता मास परसेंट। सिमिलरली अगर ये मिक्सचर 100 ग्राम होता और इसमें b का जितना ग्राम होता वह क्या होता, तो b का मास परसेंट होता। b का क्या होता मास परसेंट होता, क्योंकि 100 की बात कर रहे थे तो परसेंटेज कहलाता। लेकिन यही अगर हम इस मिक्सचर के मास को ले लें 1 ग्राम, इसे क्या ले लें 1 ग्राम, तो अब इस 1 ग्राम मिक्सचर है टोटल, इसमें a का जितना ग्राम होगा वो a का क्या कहलाएगा मास फ्रैक्शन। b का जितना ग्राम होगा वो क्या कहलाएगा b का मास फ्रैक्शन, b का मास फ्रैक्शन। या अगर हम एक का मास फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, 2 ही पार्ट है, एक का निकाल लिए हैं तो दूसरे का हम 1 माइनस भी कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो 1 में होता है। एक का आप पता कर लिए तो दूसरे का क्या होगा 1 माइनस होगा। जैसे आप 2 ही पार्ट है और परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसी एक का निकाल लिए तो दूसरे का निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, 100 माइनस कर देंगे। तो जैसे क्या है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होता है 1 में। अब अगर होता मास फ्रैक्शन तो हम मिक्सचर लेते 1 ग्राम, उसमें किसी का जितना ग्राम होता उसका मास फ्रैक्शन कहलाता। अगर होता वॉल्यूम फ्रैक्शन
तो मिक्सचर हम लेते 1 ml, उस 1 ml में किसी का जितना कंपोनेंट होता वो उसका क्या कहलाता, वॉल्यूम फ्रैक्शन कहलाता। और अगर हमारा यहाँ दिया गया है मोल फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, मोल की बात करेंगे कि जब हम मिक्सचर टोटल क्या करेंगे कि मिक्सचर का अगर हम टोटली के मिक्सचर जो ले रहे हैं उसका अगर हम नंबर ऑफ मोल क्या कर दें, 1 कर दें, तो अगर हम मिक्सचर का 1 मोल लें तो उसमें किसी कंपोनेंट का जितना मोल प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। इट मीन्स किसी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ के इसलिए 1 कर दिया जाता है। और अगर यही परसेंटेज की बात होती है तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी के परसेंटेज को जोड़ के क्या कर दिया जाता है, 100 कर दिया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो इसमें 2 पार्ट हमारा है। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट है और एक भी सॉल्वेंट भी है। तो हम मान लेते हैं लेट इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, Na है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो है यह क्या है, Nb है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो गया, Nb हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया भैया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया वह हमारा हो गया Na प्लस Nb। तो यदि हम बात करते मोल फ्रैक्शन ऑफ A की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसे मोल फ्रैक्शन को x के द्वारा इंडिकेट करते हैं और सॉल्यूट के लिए हम यूज किए हैं A। सॉल्यूट के लिए हम सबस्क्रिप्ट क्या यूज किए हैं, A। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, XA, और ये क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, Nb बाय Na प्लस Nb हो जाएगा। और हम क्या बताएं आपको कि फ्रैक्शन जो निकाला जाता है कितने में निकाला जाता है, 1 में। तो अगर हम सभी के फ्रैक्शन को जोड़ दें, देखिए ना, एंड XA प्लस XB, आप ऐसे भी करके देखिए ना, 1 हो ही जाएगा। आप देखिए XA प्लस XB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे मोल फ्रैक्शन क्या है इसे हम लोग समझ चुके हैं। अब इसे लिखते हैं, क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं, देखिए तो क्या हुआ है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बटे में क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बटे में क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, number of moles of any one component to the total number of moles of all components of mixture is known as mole fraction of that component, mole fraction of that component। तो पहले जिसे आप मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो डेफिनेशन को लिख देंगे, इसके बाद यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हैं कि सॉल्यूशन में मान लिए कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Na है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, Na बाय Na प्लस Nb। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, Nb बाय Na प्लस
एन बी एंड एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लें। आइए इसके आगे इस पर भी 2 छोटा सा क्वेश्चन हम लिखाते हैं और बिल्कुल अब एक पार्ट हम लोग समाप्त किए कंसंट्रेशन टर्म में। आज आपको बनाने के लिए ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेगा। एनसीईआरटी का भी 15-17 क्वेश्चन होगा, आरसी मुखर्जी का 13 क्वेश्चन होगा। तो आइए जरा 1 मिनट ध्यान दें। इसमें हम देख रहे हैं हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करने वाले थे। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in 10% mass by mass aqueous NaOH solution। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन 10% मास बाय मास एक्वस NaOH सॉल्यूशन। कोई सॉल्व देखिए हम क्या बोल रहे थे आपको कि बार बार ये परसेंटेज वाला टर्म ही घुमा घुमा के यूज करेगा। आप देख रहे हैं को मोल फ्रैक्शन निकालना है, डायरेक्ट सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास नहीं दिया, दे के रखा है लेकिन घुमा के दिया है। अगर बोल देता कि 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है तो सब बच्चा निकाल लेता, लेकिन अब अभी भी वही दिया हुआ है लेकिन इस फॉर्मेट में है ना, ऐसे नाक ना छू के ऐसे करके जो छुआ है, ठीक। तो अब तो वही बच्चा बना पाएगा जो इस बातों को समझ रहा है, अदरवाइज बना ही नहीं पाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं 10% मास बाय मास एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इसका अर्थ क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है इसमें क्या है भैया, तो 10 ग्राम NaOH है और रिमेनिंग 90 ग्राम क्या है, वाटर है। रिमेनिंग 90 ग्राम क्या है, वाटर है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लिखेंगे, जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे लिखना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ हमारा क्या है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, दैट इज NaOH, इसके नंबर ऑफ मोल्स। Na की बात करते हैं क्योंकि उसे हम इंडिकेट किए थे Na के द्वारा। A और B मानने की बात है भैया, हम A मान रहे हैं ठीक सॉल्यूट के लिए और B मान रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। बुक में देखेंगे तो वो क्या किया होगा, सॉल्यूट के लिए ही B माना होगा, हम जान के A चल रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने देंगे तो वो रेफरेंस बुक से जहां तहां से लिख के चलाते हैं। मानने की बात है, कोई X माना कोई Y माना, कुछ भी मान सकता है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट किए हैं Na के द्वारा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास, विषय बटे में 4 0.25 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज क्या, सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉरी सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ क्या है, वाटर है, दैट इज वाटर। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट के लिए क्या लिख रहे थे Nb, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और उसका मास दिया है तो हम क्या करते हैं, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। तो मास है हमारा 90, मोलर मास हो गया 18, तो ये क्या हो गया भैया 5। सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकल गया और सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे भैया Na बाय Na प्लस NB। Na क्या हो गया 0.25 बाय 0.25 प्लस 5, इट मीन्स क्या कर सकते हैं 0.25 बाय 5.25, इट मीन्स क्या 1/21, ये हो गया 1/21। और अगर एक हो गया 1/21 तो दूसरा तो हम आराम से कह सकते हैं क्या हो जाएगा 1 - 1/21, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 21। यहाँ आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 20/21, 20/21, दोनों वैल्यू निकल गया। आप कहेंगे कि नहीं जैसे आप इसे फाइंड किए क्या हम इसे उस ढंग से नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। किसी क्वेश्चन को आप डिफरेंट दूसरे मेथड से बनाएंगे तो आंसर थोड़े चेंज कर जाएगा, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। एक्स भी देखिए ना, आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते थे NB बाय Na प्लस NB।
एन बी हो गया 5, ये हो गया 0.25 प्लस 5, इट मीन्स क्या 5/5.25, इसे उड़ा देते हैं तो 500 दिए, 525 हो गया, 25 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, ये 21 बार में, तो क्या हो गया 20/21। सही। आइए जरा हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसे इसी का एक पार्ट हम कल आपसे बनवाए भी थे और उसी क्वेश्चंस को देखे दूसरे फॉर्मेट हम लिखते हैं। कल हम लिखे थे ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंसिस्ट 34.2 ग्राम सुक्रोज। देखिए कंपटीशन के क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी, कंपटीशन का क्वेश्चन है तो बहुत बड़ी विशेषता है। आपको लग रहा है डिजिट उठपटा है, लेकिन ये उठपटा डिजिट नहीं होगा, वो ऐसा डिजिट सेट करके रखता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बुक में डिजिट बिल्कुल उठपटा करके पुट किया जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस भी सिखाना चाह रहा है और आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। तो वहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में ऐसा डिजिट दिया जाएगा जहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ कैलकुलेटर को तो यूज करने दिया भी नहीं जाता है, अलाउ भी नहीं। ए शुगर सिरप ऑफ वेट इतना ग्राम कंसिस्ट इतना ग्राम सुक्रोज, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए भाई क्या है, तो सॉल्यूशन है जिसका मास इतना ग्राम है, ये हमारा सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, बताइए। तो अब देख रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा है 214.2 ग्राम, सॉल्यूट क्या है तो 34.2 ग्राम, तो रिमेनिंग जो होगा वह क्या होगा, सॉल्वेंट ही ना होगा। तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट आराम से निकाल सकते हैं। और सॉल्वेंट के बारे में अगर कुछ नहीं दिया गया है, दोनों के अगर सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का डायरेक्ट हम मास पुट कर दिया तो इसका मास आपको निकल जाएगा। जब आप सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए कितना अच्छा डिजिट सेट किया, ये क्या हो गया 214.2 माइनस 34.2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4 - 4 0 ही हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, 11 - 3, इट मीन्स क्या हो गया 8, और ये क्या रह जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक, ये हमारा क्या आ गया है, तो आप देख रहे हैं कि ये सॉल्वेंट का मास है और सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इट मीन्स वो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। कुछ नहीं बोला गया है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या हम कंसीडर करेंगे, वाटर कंसीडर करेंगे। और आप जानते हैं सिरप में बिल्कुल वाटर में ही इस ढंग की बातें होती भी, ऐसे कहीं कहीं अल्कोहल भी होता है तो लिखता है अल्कोहल, तो लिखा जाता है, ऐसा नहीं दिया है। और जब नहीं दिया है तो हम सॉल्वेंट किसे मानेंगे, वाटर को मान रहे हैं। सॉल्यूट का मास निकल गया, सॉल्वेंट का मास निकल गया। अब आप आराम से क्या कर सकते, अरे भाई मोलालिटी दे दिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोलालिटी वाला तो निकलवाए ही थे, ठीक। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम डायरेक्ट XA कर देते हैं तो क्या लिखेंगे आप, NA/NA प्लस NB। तो अभी तो आप ना तो NA निकाले हैं ना ही आप क्या निकाले हैं, NB निकाले हैं, तो आप निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, मास है इतना, इसका मोलर मास। देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब सभी के एटॉमिक मास को जोड़िएगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 342। देखिए कितना अच्छा डिजिट सेट किया, 1/10, इट मीन्स क्या 0.1। NB क्या हो गया भैया,
NB, जब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मास क्या है 180 ग्राम है और मोलर मास क्या है 18 है। ये कितना हो गया 10 हो गया। Na NB निकल गया तो XA भी निकल गया, क्या हो जाएगा 0.1 बाय 0.1 प्लस 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0.1 बाय 10.1, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं 1 बाय 101। और जब एक का हमें मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे का तो आराम से निकाल लेंगे। दूसरे का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा भैया बताइए, 100 बाय 101, 100 बाय 101। तो आपका एक पोर्शन कंसंट्रेशन टर्म तक कंप्लीटली समाप्त हो गया। आज आपको क्वेश्चंस बनाना है और कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस बनाना है ये हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दें। तो जरा ध्यान से सुनिए, जैसे आपके बुक में चैप्टर था सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बुक में 2 ढंग का क्वेश्चन, 3 ढंग का क्वेश्चन होता है। एक बनाया हुआ क्वेश्चन होता है चैप्टर के बीच, बिल्कुल पेज में देख सकते हैं आप, बनाया हुआ क्वेश्चन होता है जिसे कहा जाता है एग्जाम्पल, ठीक। दूसरा उस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस कुछ दिया रहता है चैप्टर के बीच में बनाने के लिए जिसे कहा जाता है इन टेक्स्ट, ठीक। और इसके बाद चैप्टर समाप्त होने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें आपको एक पार्ट समाप्त हो गया। अब जिसे आपका होमवर्क जो है जरा ध्यान दें, हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3, जरा ये ध्यान दें, ये एनसीईआरटी की बात हो रही है। एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3, ये 2 जो है ना ये चैप्टर का नंबर है, ठीक। अब जैसे दूसरा चैप्टर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यही अगर चौथा चैप्टर होता तो क्या होता 4.1, 4.2, 4.3, यदि 5वां चैप्टर होता तो क्या होता 5.1, 5.2, 5.3, इस ढंग से बातें होती। एग्जाम्पल्स है, इसके नीचे क्वेश्चन होगा इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बनाना है 2.1 से लेके 2.5 तक, एक पार्ट पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड होगा, ठीक। इसके बाद ये इन टेक्स्ट के बाद आपको मिलेगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.9 तक। अब जिस एक्सरसाइज में आप 2.1, 2.2, 2.3 ये सब देखिएगा क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, तो उसका आंसर नहीं होगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो हाँ सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। अब जैसे एग्जाम्पल है तो इसका तो बना हुआ ही होगा, आपको वहाँ से देख के नहीं उतार लेना है। आप क्वेश्चन देखें और उसको बंद करके अपने से बनाइए, क्योंकि वहाँ से देख के उतारिएगा तो गलती होगा, और वो तो लंबा करके बनाया होगा आपको समझाने के लिए। आप उसे अपने से बनाइए, बाद में आंसर को मिला ले सकते हैं, ठीक। फिर ये आपका होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का भी आंसर ये बनाना पड़ेगा, आपको बनाने रहेगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है, आप देखेंगे पेज नंबर 62 में तो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर दिया गया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का भी आंसर दिया रहता है, वो पीछे दिया रहता है, सबसे लास्ट में, बुक के लास्ट में दिया होगा, तो वहां आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इस जहां आंसर आप क्या करेंगे, जैसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसका आंसर नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आंसर होगा। जैसे मोलरिटी, सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये है, इसको डिफाइन करना है तो डायरेक्ट आपको लिखाया ही गया है। इसमें आप एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसे हम बताएंगे, एक्सेप्ट 2.6, और सारा का सारा बन जाएगा। ये आपको बनाने में दिक्कत होगी क्योंकि ये टाइट्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 11th का भी कुछ कंसेप्ट जुड़ा हुआ, इसे हम बताएंगे। ये सारा का सारा आपके एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी को आपको बेसबुक बनाना है भैया। 2 बार प्रत्येक चैप्टर जिस समय हम पढ़ा रहे होंगे उस समय 2 बार हम एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चंस बनवाएंगे, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, ठीक। ये बातें हुई। इसके बाद आरसी मुखर्जी में चैप्टर का नाम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, पेज नंबर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, पेज नंबर 391 है। पेज नंबर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि किन्हीं के पास क्या होता है, पुरानी एडिशन की बुक है, किन्हीं के पास न्यू एडिशन की बुक है, तो पेज नंबर चेंज हो जाता है। एक बार बच्चे को बनाने दिए थे, पेज नंबर बोल दिए, सब बना के आया, एक बच्चा बना के ही नहीं आया, अच्छा बच्चा था, उसको हम पूछे अरे क्यों नहीं बना के आए, सर आप जो पेज नंबर बोले थे उसमें ऐसा ऐसा चीज़ था जो हम समझ ही नहीं पाए।
कि अरे भाई बुक दिखाओ, बुक देखे तो उसकी बुक जो थी वो पुरानी एडिशन की थी, इसलिए हम पेज बोलते ही नहीं। यहाँ आपको बोल दिए हैं चैप्टर का नाम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जहाँ आप क्वेश्चन नंबर जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सरसाइज का 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक एक पार्ट आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, आप उसे बनाएंगे भी, हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जहाँ जिनको दिक्कत होगी उसे समझ भी लेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो है सॉल्युबिलिटी वो शुरू होगा। एक पार्ट कंसंट्रेशन टर्म तक बिल्कुल समाप्त हो गया। आप इसे बिल्कुल सही सारी बातों को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद बनाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।